कल बिहार में AK-47 से एक प्रोटेस्टर पे गोली चलाई गई। There must have been some event that changed everything for you. सवाल पूछना एक संवैधानिक अधिकार तो है ही। Does CJP have any political ambitions? अगर आप मुसलमान हैं, जिस तरह से उसके इर्द गिर्द पूरे देश के अंदर जो नैरेटिव बनाया गया, हम उस पर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि जो लोग आंदोलन से राजनीति में आते हैं वो काम अच्छा करते हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान आंदोलन से राजनीति में है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो जेलों में पड़े हुए हैं, उसको बोल रहे हैं। अगर जबान से बुरा नहीं हो तो कम से कम दिल से तो उसको बुरा माने। यंग लोगों को टिकट दो। आज हमारा देश बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। I would say your duty to protest. So our guest today is someone who has spent years on the ground, and he's stepped into electoral politics, and from leading student movements and public protests to raising issues around election, employment, climate and constitutional rights. He has been at the forefront of several people's movements. Whether you agree with his politics or not, there is no denying that he has consistently been part of conversations that shape the public discourse. Today, we go beyond the headlines to understand the person behind the protests. Please welcome Mr. Fahad Ahmed. Thank How are you you, for sir? a very nice, introduction. I am good. I am happy. तो सर, सबसे पहले पॉलिटिक्स को साइड पर रखते हैं. आई वांट टू अंडरस्टैंड हु इज फहद अहमद. मतलब मैं वैसा ही जो हमारे देश के अंदर हजारों करोड़ों जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार आते से लोग होते हैं, उसी में से मैं एक हूँ. बट ये है कि मुझे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो शायद मैं आगे आ गया. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एडुकेशन ने जैसे मैं अपने पूरे लीनिएज में आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु इवन क्लियर 10th. वाओ. Okay, then, but my father was a very, my father is a very well-read man. तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, पुश किया. घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे. उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है बेहड़ी, मैं वहाँ पैदा हुआ. मैंने वहीं पे अपनी शुरुआती जो एजुकेशन थी वहाँ हासिल की. फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा. फिर मास्टर्स करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश गया. फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में आया. यहाँ से एमफिल किया, यहाँ पे चुनाव लड़ा, जीत गया. फिर अभी पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ से. फिर ये आंदोलन करते करते स्वरा से मुलाकात हो गई. फिर हमारी शादी हुई, अभी बच्ची है. दिस द लाइफ. I think that's beautiful. I think what you've achieved in your life is honestly quite remarkable. It's quite praiseworthy. आपने जो काम किए हैं. तो बचपन में आप ऐसे ही थे या कुछ बदलाव आया बड़े होके? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सर्टेन वैल्यूज होती हैं, जो आपका वैल्यू सिस्टम होता है, जो आपके घर पे आपकी शिक्षा के दौरान बनता है, आप उसको ज़िंदगी भर कैरी करते हैं. जैसे अगर आप मेरी पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं बहुत शुरुआत से ही कहीं ना कहीं मुझे पहले पॉलिटिक्स को पढ़ने का बहुत शौक था. इवन जब मैं 6th-7th क्लास में था तो आई डोंट यूज टू लाइक डू ब्रेकफास्ट अंटिल मेरे हाथ में पेपर आ जाए. उधर हिंदी का अखबार जो है हम पढ़ते थे और वो क्या चल रहा है पूरी पॉलिटिक्स में. क्योंकि माय फादर वाज आल्सो वेरी, ही इज वेरी कीन इन पॉलिटिक्स. वो भी एक कार्यकर्ता थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी के. Right. और उन्होंने पूरा जीवन जो है लोगों की मदद करने में लगाया. हमेशा जो खास तौर से हेल्थ इश्यूज पे उन्होंने बहुत काम किए. हमारा शहर छोटा है तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज कैसे होना चाहिए, उनके कुछ दोस्त थे, उनके सीनियर्स थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो प्रधानमंत्री जी के एक राहत कोष होता है जिससे बहुत सारे मरीजों की जो है मदद होती है, वो उन्होंने कराया. तो मुझे शुरू से शौक था और लगातार इवन मुझे याद है 7वीं-8वीं क्लास से हमने सवाल पूछना चालू कर दिया था. चाहे वो आज लोगों को लगता है ना कि अरे ये तो सरकार का विरोध करते हैं, ये तो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, ये बीजेपी सरकार का विरोध करते हैं, ये इनकी गलतफहमी है. जब कांग्रेस की सरकार थी हम उनसे भी सवाल पूछते थे, क्योंकि हमारा खुद का ये मानना है
कि सवाल पूछना एक संवैधानिक अधिकार तो है ही, लेकिन सवाल आपको एक बेहतर सवाल की तरफ लेके जाता है। एब्सोल्युटली। कहीं न कहीं जब आप सवाल पूछते हैं, उससे सिस्टम बेटर होता है। मान लीजिए, आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा होगा ना कि ये सवाल पूछा होगा कि अगर मुझे 1000 लोगों में भाषण देना है, तो यार उसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ऐसा माइक होना चाहिए। ये सवाल ही तो होगा, किसी ना किसी व्यक्ति का सवाल होगा। हम एब्सोल्युटली। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, चाहे वो सोसाइटल एडवांसमेंट हो, उस सवाल से ही उनकी शुरुआत होती है। उस सवाल तो मैं हमारा बचपन से, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। शुरू से यही रहा है कि अगर कुछ कहीं गलत हो रहा है, और कहीं न कहीं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय रिलिजन एज़ वेल। ये हमारे जो 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 धर्म मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसका ये पार्ट है कि कोई अगर बुरी चीज़ आप देखें, तो उसके 3 मापदंड बताए गए हैं, तो उसको सही करने की कोशिश करें। अगर सही नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे ज़बान से बुरा उसको बोलें। अगर ज़बान से बुरा नहीं हो, तो कम से कम दिल से तो उसको बुरा मानें। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, एंड लाइक वी आर वेरी सोशल पीपल। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो मैं अभी आया, मैं 2024 में मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन उससे पहले लगातार कैसे लोगों की ज़िंदगी में अलग-अलग मुद्दों पे जो है सवाल उठाए हैं। दैट्स अमेजिंग सर। एंड ऑनेस्टली आपने जो कहा, आई थिंक डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि द राइट टू प्रोटेस्ट इससे ज़्यादा इज इम्पोर्टेंट इज योर, आई वुड से, योर ड्यूटी टू प्रोटेस्ट. If you are a democratic person, then it is your duty to ask questions to the power, and it is not just your right. So I think that's a very good thing that you've been doing. तो सर अगर आप एक्टिविज्म में और पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे होते? यार मैंने अपनी लाइफ कभी इमेजिन ही नहीं की, पता नहीं क्यों। हाँ, अगर मैं बताऊँ, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, जो एक हर छोटे गाँव, छोटे शहर के आने वा मतलब मैं क्रिकेटर बनना चाहता, मुझे लगता था मैं बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था। ऐसा मुझे गलतफ़हमी थी। लेकिन वक़्त के साथ अपॉर्च्युनिटी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि कहीं कोई अकेडमी जॉइन की हो। ऐसे ही सब दोस्त मिलके खेलते थे, तो मैं एक-एक ओवर में 5 छक्के मार देता था। बट वो क्रिकेट भी बहुत पहले छूट गया। उसके बाद या आई हैव मतलब मैंने कभी राजनीति अ, मैं पढ़ाई तो लगातार कर रहा था। मेरा एडमिशन अलीगढ़ में लॉ में हो गया था, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं एमबीए करूँगा, और उसके बाद लेकिन वक़्त ऐसे हालात बनते गए कि जो चीज़ मैं चाहता था, नीयत अच्छी थी, तो ऊपर वाला भी जो है रास्ते उसी तरह से जो है बनाता रहे। तो अभी तो बड़ी मुश्किल है अपनी लाइफ़ को इमेजिन करना विदाउट पॉलिटिक्स without without politics, without activism. Yeah, that's a very like इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर yeah, लाइफ. integral part of. एब्सोल्युटली. तो सर आपने जैसे बताया कि आपके डैड ऑलरेडी काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव थे, इनके ख़यालात भी काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव थे, तो यू ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट दैट वाज ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स. सो वर देयर अदर फैक्टर्स अराउंड यू दैट मेड यू सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स एक्टिविज्म, टुवर्ड्स वांटिंग टू चेंज द सिस्टम? देखिए, होता क्या है कि कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हमने अपने देश को बदलते हुए देखा। अ, आप देखें कि लगातार जिस तरह से छात्रों के ऊपर हमले होना चालू हुए, जिस तरह से अगर आप मुसलमान हैं, जिस तरह से उसके इर्द-गिर्द पूरे देश के अंदर जो नैरेटिव बनाया गया, मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुसलमान को आज पैदा होने से लेके मरने तक उसकी लाइफ को प्रॉब्लमेटाइज़ कर दिया गया है। वो पैदा होता है, तो प्रोपेगेंडा है कि वो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। अगर गरीब है, मदरसे में जाके पढ़ रहा है, तो बोल रहा है आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। शादी कर रहा है, तो हम जैसे लोगों पे तो बहुत जल्दी से कि लव जिहाद कर रहा है। और अगर वो मर रहा है, तो बोल रहे हैं लैंड जिहाद कर रहा है। तो एक ऐसी परिस्थितियों में जो है हम लोग बड़े हुए हैं। हम्म. वरना हमने तो कहानियाँ सुनी हैं, और मुझे बचपन की कहानियाँ अभी भी याद हैं। अभी मैं जब देखता हूँ ना कि हलाल और गोश्त को लेके जो हंगामे जब होते हैं ना, हम होली की दावत में जाते थे। हम्म. और होली की दावत में जब जाते थे, मुझे अभी भी याद है, जिन अपने हिंदू परिवारों के यहाँ जाते थे, वो ढूंढ के लाते थे ऐसे व्यक्ति को कि अरे यार, ये लोग आ रहे हैं, तो इनका कोई अपना को लेके आना है जो हलाल जो है कर सकते। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट था कि अगर कोई हिंदू की कोई इस तरह की हमने जैसे सीखा, जैसे हमने अपने जीवन में कभी गाय का गोश्त नहीं खाया। पता नहीं कौन लोग खाते होंगे, पता है क्यों नहीं खाया? क्योंकि हमारे अब्बू ये बोलते थे कि आस्था का कोई लॉजिक नहीं होता। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी आस्था का कोई ध्यान रखे, तो आप किसी और की आस्था का ध्यान रखो। सुपर.
हम लोग टिस में थे तो मैं एक नारा लगाते थे उस वक़्त कि गाय गोबर की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। तो अब्बू मुझे फ़ोन करके बोलते, उन्होंने कभी नहीं रोका, अब्बू मुझे फ़ोन करके हमेशा बोलते थे कि यार देखो गाय-वाय इस तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ एक एक कोएग्जिस्टेंस जो है वो हमारे समाज में था, हमारे समाज में आज भी है, लेकिन उसको तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि इन पे काम करने की थोड़ी बहुत जो है कोशिश चालू रहती है। आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल व्हाट यू बीन डूइंग एंड मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसा कोई एक अ, कोई इवेंट आया होगा आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे आपको लगा होगा कि नहीं अब मैं पैसिव प्रोटेस्ट नहीं, अब मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर यू। एक होता है कि यस आई फील दैट दैट इज रॉन्ग एंड आई नीड टू स्पीक अप। एक होता है कि नहीं, नाउ आई नीड टू बी पार्ट ऑफ द नैरेटिव, नाउ आई नीड टू मेक श्योर दैट आई स्टैंड अप फॉर द पीपल हु कांट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। नो मुझे ना वो ये जो सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है वो मेरे अंदर कभी नहीं रहा कि मैं कोई मतलब मैं हमेशा जैसे हिस्सा रहा चीज़ों का, हमेशा से हिस्सा रहा मतलब आई कांट रियली लाइक थिंक ऑफ समथिंग क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ डिस्टर्ब किया था तो बट तब भी मैं इसमें एक्टिविज्म में था जब अलीगढ़ और जामिया के बच्चों पे को बहुत गंदी तरीके से मारा गया था। वो रात का वक्त था, मुझे याद है कि मैं रो रहा था और हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट के डाइनिंग हॉल के सामने बैठे हुए थे और हमने कहा था कि नहीं यार अब कल निकलते हैं और ये जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं यही अम्बेडकर गार्डन बाबा साहब अम्बेडकर गार्डन है। हमने सुबह रात को 2 बजे कॉल दिया था और सुबह 10 बजे तक हज़ारों लोग जो है हमारे साथ आ गए थे, पता नहीं कैसे उस चीज़ का विरोध करना। या आई मीन बहुत सारे ऐसे जैसे अभी जब हम लोग पहले से तो इन्वॉल्व थे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत गुस्सा पैदा करती हैं। जैसे अभी यहाँ पे अपना दिल्ली में जिस तरह से बच्चों को मारा गया। अब जैसे कल बिहार में AK-47 से एक प्रोटेस्टर पे गोली चलाई गई है। अब इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अब जैसे मैं दादर में था, मैं ऐसे ही शांति से मीडिया से बात कर रहा था, मुझे पुलिस ड्रैग करके ले गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा मैं समझता हूँ कि पुलिस का ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है, रोड है, ये है, वो है, लेकिन यार तुम बात कर रहा है कोई कॉर्नर पे खड़े हुए, आप उसको ड्रैग करके ले जा रहे हो। तो मतलब इस तरह के इंसिडेंट मैं हमेशा से चीज़ें करता रहता हूँ, गुस्सा आता है और ज़्यादा कुछ करने का जो है फिर मन करता है, इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सर जब आप पहली बार प्रोटेस्ट में गए थे तो क्या आपको डर लगा था? क्या व्हाट वाज़ द फीलिंग इनसाइड यू? वर यार यू देखो डर अफ्रेड? की बात मैं सच बताऊँ ना तो मेरे परिवार वालों को बड़ा बड़ा डर लगता है। उनको जैसे अब तो नहीं क्योंकि अब मैं एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हूँ। लेकिन जब मैं स्टूडेंट एक्टिविज़्म में था उनको ये लगता था उस वक़्त देश का माहौल जो है बहुत बदल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं उससे पहले भी इस तरह की चीज़ होती थी। उनको ये लगता था यार कोई इसको आतंकवादी बना के जो है कोई उठा ना ले। इस तरह के जो है डर जो है वो उनको लगते थे। हाँ, मुझे एक चीज़ मैं अक्सर आपको बताता हूँ मतलब मैं अक्सर सोचता हूँ जिसके बारे में कि यार अभी डर का हिस्सा बन गया। क्यों? क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार किसी को भी किसी तरह से भी फँसा सकती है। अब देखो ना मुंबई में एक पुलिस वाला बोलता है कि कोकेन जो है तुम्हारे जेब में डाल दूँगा, हुँ। अगर आप आओगे तो प्रोटेस्ट करने। डर तो लगता है कभी लेकिन ऐसा लगा सर कि ये सब छोड़ देता हूँ? नहीं, ये कभी नहीं लगा। मतलब जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, चाहे वो हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, जो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो गए। इंडिया से कभी बाहर जाने का या ये सब छोड़ने का ख़्याल तो कभी नहीं आया। मुझे लगता है कि अगर आपकी ये मेरी हम जैसे लोगों की ये ज़िम्मेदारी है, आज हम लोगों को देख के जो है 50 लोग इन चीज़ों से जुड़ रहे हैं और अगर हम ही पीछे हट जाएँगे तो क्या होगा? एब्सोल्युटली। तो मुझे मैं मतलब डरते-डरते क्योंकि भई अब बच्ची है, एक छोटी बेटी है मेरी, तो अब वो सारी चीज़ें सोच के मुझे ये लगता है कि यार और मेहनत शायद करने की ज़रूरत है, कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान को जो नफ़रत में बाँटने की जो है कोशिश की जा रही है, वो बदल उसके जाए। लिए क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और मेरा तो मानना है कि देखिए जब एक जंगल में आग लगी तो सब लोग जा रहे थे और एक चिड़िया थी वो समंदर से पानी लाके एक बूँद-बूँद उस पे डाल रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पानी डालने से क्या बुझ जाएगा? लेकिन उस चिड़िया ने जवाब दिया कि
मेरा इतिहास लिखा जाएगा बुझाने वालों में और तुम्हारा लिखा जाएगा चुपचाप बैठने वाले में। तो हम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमको करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि असल में जिम्मेदारी से जब हम भागते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो जनरेशन आई है ये बड़ी ज़बरदस्त जनरेशन है। मुझे लगता है आप अपना कंट्रीब्यूशन करो ना, आप क्या कर सकते हो उस तरह से करते रहो, उससे जो है बदलाव आता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सर बहुत लोगों ने सीजेपी, ऑफ कोर्स इट्स बिकम अ नेशन वाइड फिनोमेना एंड एवरीवन हैज हर्ड अबाउट इट। तो व्हाट डू दे एक्चुअली डू? What is their purpose? Do you know anything about what their intention is? Are they going to enter यार into इट्स अ politics? वेरी वेरी न्यू फॉर्मेशन। मतलब ये भी कल एक मीम चल रहा था कि सीजी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो एक मीम था उस पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फोटो थी, उस पे लिखा हुआ था साले वो मुझे तो क्रेडिट दे दो। तो ये एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सीजीपी जो है ना, ये बात सिर्फ नीट के मुद्दे की नहीं है। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है। आप सोचो ना कि सीजीपी चीफ जस्टिस ने कुछ बोल दिया और उसके बाद एकदम से इतने लोग चाहते हैं कि वो कुछ करें, लोगों के मन में है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। तो ये उसका एक चेहरा है। अदरवाइज सीजीपी अभी बहुत नया फॉर्मेशन है। आई मेट अभिजीत दिपके, आई नो सौरभ, लाइक आई नो सम अदर पीपल इन द लाइक हु आर होल्डिंग सर्टेन पोजीशंस इन सीजीपी। बट मुझे हाँ उनका आगे का क्या प्लान है क्या उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो आंदोलन था ये सिर्फ सीजीपी का आंदोलन नहीं था। वो लोग गलत सोचते हैं। ये आंदोलन जो था वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं था। ये आंदोलन लोगों के गुस्से का मैनिफेस्टेशन था। नहीं, मैं यही पूछ रहा था सर कि आप जैसे आपने बताया कि आप एनसीपी से जुड़े हुए हैं। नाउ सीजेपी हैज नॉट ऑफ कोर्स डिक्लेयर्ड हु दे आर फॉर, बट यू हैव डेफिनेटली शोड योर सपोर्ट टू देम। तो डज सीजेपी हैव एनी पॉलिटिकल एम्बिशंस और आर यू अवेयर ऑफ एनीथिंग दैट दे नो आर? नो नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी के लोग और बहुत सारे ऐसे लोग क्या नैरेटिव चला रहे हैं कि ये कांग्रेस का फेलियर है, ये एनसीपी का फेलियर है या समाजवादी पार्टी का फेलियर है कि जो सीजीपी ने कर लिया वो ये लोग नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी विपक्ष में थी, उनको अन्ना आंदोलन के कारण जो है लोकपाल बिल आया था, तो क्या वो बीजेपी का फेलियर हो गया था? मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में सिविल सोसाइटी का एक रोल है। हम उससे क्यों भाग जाते हैं? सिविल सोसाइटी ने अपना काम किया, राजनीतिक पार्टियां अपना काम करेंगी। एब्सोल्युटली। तो उसको अलग-अलग करके नहीं दे सकते। एक विपक्ष को, एक अपोज़िशन को कहीं न कहीं एक सिविल सोसाइटी की भी ज़रूरत होती है। सबने जो है अपने-अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन किया और एक नैरेटिव बहुत चलता है, अरे ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं करें? राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति करने के लिए तो बनी हैं। आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, हम शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। हम इस बात पे राजनीति कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम इस बात पे राजनीति कर रहे हैं कि एक ऐसा फेयर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर पेपर लीक ना हो। हम इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए। हम इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि जो छात्रों के साथ जो प्राइवेट और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम पे जो इस देश की एक बड़ी पॉपुलेशन को जो है एजुकेशन से साइडलाइन किया जा रहा है, उनको साइडलाइन ना किया जाए। हम उस पे राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग राजनीति करेंगे। और राजनीतिक पार्टियां, राजनीति बनी किस लिए है? बराबर है। इसीलिए तो बनी है। राजनीतिक सिस्टम इसीलिए तो बना है कि आप उस पर और बनना आ जाते हैं लोग, अरे आप राजनीति क्यों नहीं करें भाई? मेक सेंस। सर मैं खाली जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार आप सीजेपी को सपोर्ट करते हो, मतलब बेसिकली आप वही कर रहे हो जो अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किए थे, वही सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। और जैसा अरविंद केजरीवाल ने उसका फ़ायदा उठा के एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया, वैसा अब अभिजीत दिपके भी यही करने वाले हैं। सो बेसिकली आर यू सपोर्टिंग सीजेपी? And I said, no, that's a social movement. I'm not supporting any political movement as such. So, sir, do you think that you are supporting a social movement, or do you think there is some political ambitions where you would like to get them to join NCP and then probably become a part of that? नो 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 नो, आई मीन मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए वो फ्यूचर में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन आज इस देश के अंदर मुझे लगता है कि एक मजबूत सिविल सोसाइटी की ज़रूरत थी।
वो कहीं न कहीं काम जो है सीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है। और मैं क्योंकि उनका हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे लगता है उनके बिहाफ़ पे मैं बोलूँ कि वो राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, विल बी अ इनजस्टिस टू देम। बट मुझे लगता है कि अगर अ, राजनीतिक पार्टियाँ जो आज विपक्ष में हैं और सिविल सोसाइटी, वो आपस में और हाँ, एक चीज़ और है कि राजनीतिक पार्टियों को सीजेपी मूवमेंट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। Absolutely. क्या सीखना चाहिए उनको? आज मीडियम ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से चेंज हो गए हैं। जो क्रिएटिविटी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी आंदोलन या किसी भी राजनीति के लिए। तो राजनीतिक लोगों को किस तरह से कनेक्ट करना है मतलब जेन जी से, जेन अल्फा से, ये सारी चीज़। और राजनीतिक पार्टियों को इन उम्र के बच्चों को स्पेस देना चाहिए। Absolutely. उनको एलिनिएट फील ना करें। उनके लिए कुछ विंग ऐसी होनी चाहिए। मैं तो अपनी पार्टी को ज़रूर ये बोलूँगा कि हमारे यंग लोगों को टिकट दो, यंग एनर्जी आए, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको सुनना चाहिए। तो या आई मीन आई विल नॉट से वेदर सीजेपी विल जॉइन द पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या कोई राजनीतिक पार्टी, वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे मिलता है कि आज हमारा देश बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है। हमारे देश के संविधान की लगातार जो है धज्जियाँ बुलाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है अगर सब लोग मिल के काम करें, बँटने से ज़्यादा बेटर है कि सब लोग अगर मिल के काम करेंगे, तो हम अपने संविधान को बचा सकते हैं। That's a very noble thought, sir. But very honestly, sir, just out of curiosity, if you think that if they do decide to become a political movement, not just a social movement, and they decide to stand on their own, do you think that rivalry will take away from your respect for them, or say, you know what, this is just another political movement? अरे वो तो वही वाली बात हो गई कि चाची की मूछें होती तो उनको हम चाचा कहते। अब वो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसमें क्यों उस तरह से सोचना। और मुझे ये भी लगता है कि इट्स वी आर डूइंग इनजस्टिस टू सीजीपी एज़ वेल। अरे वो एक ग्रुप है जो न्यूली न्यूली फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ, अच्छा अब आगे आप क्या करेंगे? अरे साँस लेने दो, बच्चे हैं यार। पार्टी करने दो उनको, उन्होंने एक बहुत बड़ी विक्ट्री ली है, तो उन पे भी ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो होगा राजनीति जिस तरह से होगी, और अगर वो ठीक से राजनीति करना चाहते हैं, अगर करेंगे तो देखेंगे उस वक़्त क्या होगा क्या। Sir, do you think that every social movement that starts in this country has to lead to a political ending? नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली But बहुत। somehow that is always what happens, don't you think? नहीं, ऐसा नहीं है। बस देखिए ऐसा है कि ये वो मूवमेंट्स हैं, आप शायद उन मूवमेंट्स को जानते हैं जो मीडिया दिखा देती है, सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं। बहुत सारे अलग-अलग मूवमेंट्स हैं। और वैसे मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात भी नहीं होती है। अब जैसे ये इतने जो हज़ारों छात्र मुंबई में निकल के आए, क्या वो सब राजनीतिक पार्टियाँ जॉइन करेंगे? नहीं ना? No, they will not join, but I'm saying that because of their support, a lot of people then use that as momentum to build their own political careers. Do you think that is fair? नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। राजनीति के अंदर 2-3 तरह से लोग आते हैं। एक ये कि आपके पिताजी राजनीति में थे, आप राजनीति में आ गए। दूसरा ये है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप जो है टिकट ले आए। तीसरा है आंदोलनों से लोग जो राजनीति में आते हैं। आप ये हमेशा याद रखना इस बात को कि जो लोग आंदोलन से राजनीति में आते हैं, वो काम अच्छा करते हैं। सर धर्मेंद्र प्रधान आंदोलन से राजनीति में है. नहीं, धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के पार्ट थे ना। हाँ, but he also was one of the protesters who stood up against the government and बट then he वहाँ तो became a politician. आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की भी बात है ना। मतलब वो खुद प्रोटेस्ट करते-करते अब जो है प्रोटेस्ट को Sir, my question to you is, do you think politics is such a field that no matter where you come from, eventually you get diluted into the world of politics and then you become part of the narrative rather than the change that you wanted to bring? यार देखिए, अब ये बहुत ही जेनेरिक मतलब बहुत ही इस तरह का सवाल है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आपको कांस्टेंट एंगेजमेंट करना पड़ेगा लोगों के साथ। आप आंदोलन से अगर राजनीति में आते हैं तो उसका सिर्फ़ फ़ायदा एक क्या होता है कि आपको लोगों के मुद्दों की समझ होती है। लोगों से कि क्या किस तरह से फ़ंक्शन कर रहे हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए बोलते हैं ना, ज़मीन से जुड़ा रहना राजनीति में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर बेसिकली आपका सवाल क्या था दूसरा पार्ट? So my basic instinct is that usually when I see that anyone who enters into politics enters with a very noble cause. Like for example, now Arvind Kejriwal, when he entered as a part of Anna Hazare's movement, but eventually he became AAP.
Then you see Raghav Chadda. Raghav Chadda entered AAP as a part of AAP. Now today he is a BJP. So ये अब सर यार देखो बदलते ये ही रहते हैं लोग. यार ये तो वेरी करता है। आप देखो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से अपनी जिंदगी, अभी एक आजमगढ़ के एमएलए थे, उनका उनकी अभी डेथ हुई है अभी 2-4 दिन पहले, उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी अपना घर भी ठीक से नहीं बना पाए, लेकिन वो 5-6 बार के एमएलए थे। तो राजनीति के साथ ये है कि देखो आप राजनीति को जेन ज़ी या कोई भी गंदा बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, उससे काम नहीं चलेगा। ये राजनीति है जो डिसाइड करती है कि आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। राजनीति डिसाइड कर रही है आप क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, कौन से स्कूल में शिक्षा हासिल कर पाओगे या नहीं। इस सिस्टम में आना पड़ेगा। इस सिस्टम को गाली दे के आप बताओ, आपके पास बहुत पैसा है, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हो, क्या आप उतने लोगों की मदद कर सकते हो जितना आप राजनीति में करते हो? आपका एक फैसला पार्लियामेंट के अंदर जब होते हैं, आप एक बिल आ रहा होता है, 140 करोड़ लोगों का भविष्य तय करता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब राजनीति में कोई आके कोई गड़बड़ करने लगता है, ये कर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को चुनने की भी तो ज़रूरत है। अब जैसे मुझे लगता है कि आज राजनीति में जिस तरह के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ये देश के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक चीज़ है। मैं अपने इलेक्शन में भी लोगों को ये बोलता था कि जो नेता आपको पैसे दे के आपका वोट खरीदेगा, वो आपका काम नहीं करेगा। वो आपका काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगले इलेक्शन में मैं फिर पैसे दूँगा और फिर जो है मैं इनका वोट खरीद लूँगा, तो उसको 5 साल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों को ये बात समझना चाहिए। और कोई व्यक्ति कितने पैसे दे देता है, मैं कैलकुलेट करके बताता था। मैंने कहा कोई आपको 10,000 रुपये भी दे रहा है ना आपके वोट के लिए, वो अगर 5 साल में अपन डिवाइड वाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सब निकालेंगे, तो वो 10 रुपये 11 रुपये बैठते थे। मैं बोलता था 10 और 11 रुपये के लिए आप अपना भविष्य क्यों बेच रहे हैं? तो ये राजनीति में पैसे का बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है। Sir, from what my understanding is that the salary of an MLA is not something which is very lucrative. तो जब इलेक्शंस होते हैं ये सारे लोग काफ़ी कुछ खर्चा करते हैं टू गेट इलेक्टेड बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव टू डू देयर ओन कैंपेनिंग, दे हैव टू गिव गिफ्ट्स एंड दे हैव टू डू देयर ओन मीडिया एंड पब्लिसिटी. तो हाउ डू दे एंड अप रिकवरिंग दैट मनी? अदरवाइज इट्स अ लॉस मेकिंग वेंचर. आप 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, 2-5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब लोग देखो आपका नेटवर्क्स बनते हैं, बहुत सारी आपके पास बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक प्रॉब्लम क्या है ना देखो, इससे भागना नहीं चाहिए कि राजनीति के अंदर ये जो कमीशनखोरी है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो आने वाली जनरेशन से अपने साथियों को सबको बोलता हूँ, यार ये करप्शन बंद होना चाहिए। किस बात का कमीशन? 1 करोड़ रुपए का काम करोगे, 20% जो है एमएलए साहब को देना है। ये बहुत ख़राब चीज़ है यार। उससे क्या होता है कि जो 1 करोड़ का रोड बनना था उसमें से 20% जो है वो लेके चला जाता है एमएलए, कुछ लेके चले जाते हैं ऑफ़िसर्स, तो उसकी रोड की क्वालिटी होती है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि वो फिर 6 महीने में ख़राब होने लगता है। तो ये बात आपकी सच है कि बहुत सारे लोग इसको प्रॉफ़िट वेंचर ऐसे ही बनाते हैं, कमीशन-फमीशन खा के, लेकिन मुझे लगता है जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से निकल के नई राजनीति की तरफ लेके जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो गया सर कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अगर इलेक्ट होना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं सोचता हूँ कि नहीं मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को इलेक्ट होना है, तो मेरे को एक बैकिंग चाहिए फाइनेंशियल. उसके बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एज एन इंडिविजुअल टू से कि आई विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम. तो वो फाइनेंशियल बैकिंग के बिना एक इंसान अच्छा काम करने की नीयत भी रखता है तो वो नहीं जीत सकता है. नहीं, ये बात आप सच, जब मैं बताता हूँ, मैं इससे पहले मैं ये बात कभी बोला नहीं। मैंने ये चीज़ फेस की। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं कोई बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं आता। मेरे कोई कारखाने नहीं हैं, कुछ उस तरह से नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम बहुत फेस हुई। मेरे पास पैसे नहीं थे। बूथ को आखिर के दिन में जो टेबल लगती है, वहाँ आपके कार्यकर्ताओं को जो देने होते हैं, टेबल लगानी होती है, और उसकी दूसरी तरफ जो मेरे सामने कैंडिडेट थी, वो एक लेगेसी मतलब बिज़नेस है उस तरह से। तो जिस तरह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस बात को, और मुझे यही लगता है कि अगर कभी मुझे मौका मिला, तो ये पैसे का इस्तेमाल राजनीति में कैसे कम हो, इस पे बहुत ज़रूरत है काम करने की। क्योंकि कोई व्यक्ति आप यकीन मानो आजकल लोग, सुनने में ऐसा आता है 20-20, 30-30 करोड़ रुपए लगाते हैं चुनाव में। तो मैं ये सोचता हूँ जब इतने पैसे लगाएँगे तो वो तो रिकवर भी करेंगे ना, इधर-उधर उल्टे-सीधे काम करके। जाहिर सी बात है और सर. इसका सबसे अच्छा तरीका है, मैं बोलता हूँ जनता को, कि ऐसे लोगों को वोट मत करो।
Sir, why not improve the salaries of the elected representatives to actually represent what they are looking at earning? For example, आप और मैं दोनों मानते हैं कि भाई 10-15 करोड़ रुपए लगता है आपको एक सीट जीतने के अंदर, तो आदमी नहीं, जब मैं नहीं कंटेस्ट मानता कर इस रहा चीज है, में। मैंने मतलब मेरा ये कि ये सिस्टम होना नहीं, मैं खुद नहीं लगाया पैसे। ठीक है, बट इन जनरल ऐसा एक ऐसा बोला नैरेटिव है, जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर सीट जीतना है, स्पेशली एमएलए की अगर सीट जीतना है, तो आपको 10 से 15 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं और आपको मिलता है महीने का 2.5 लाख रुपया, इंक्लूडिंग ऑल योर अलाउंसेस एंड एवरीथिंग। तो 5 साल में आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती। आप 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो 8.5 करोड़ रुपए की सेवा कर रहे हो आप। तो टेक्निकली वाई नॉट इंक्रीज द सैलरी कैप टू एक्चुअली मेक इट सच के भाई आप ले लो, ऊपर से ले लो, आप नुकसान में काम मत करो। कि इन द एंड when a government servant, and that is what I believe the elected representatives are, they are servants of the government. They've been selected by the people to act as their representatives. They're not the rulers of the people. एग्जैक्टली। But because they've put in so much effort and money, then they need to recover that money, and for that they need to do whatever it needs to be done. हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। पता है, जैसे अभी मैं चुनाव हार गया हूँ, मुझे यही लगता है यार, लोगों की जिंदगी में तकलीफें तो बहुत हैं। लोगों के घरों पे बच्चों की स्कूल नहीं है फीस देने की, फिर वो एक नेता से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। Hmm. अब कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं, इंसान उसमें मदद भी कर देता है, लेकिन आदमी उस चक्रव्यूह में फंस जाता है बेसिकली। अगर किसी को मना करो तो वो कहता है हाँ हाँ, अगली बार देखूंगा। तो लोगों में भी इस बात की होना चाहिए कि नेता से हम इन सब चीजों को कम एक्सपेक्ट करें। अब उनका लेकिन ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि तुम साला हमारे उससे कमाते हो, उल्टी सीधे हरकतें करते हो, तो तुम हमको दो पैसे, नहीं दोगे तो तुमको बताएंगे। तो ये कैसे करके सॉर्ट आउट होगा मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जो है इस पे निकलना चाहिए। Absolutely, sir. I think that's a very important need of the hour. Sir, I want to understand from you, sir. Gen Z has proved with this movement that हम सोचते थे हम मिलेनियल्स है, हम कुछ करेंगे। ये बच्चे आज के आके इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़ी अचीवमेंट कर दी है कि हम खुद दंग रह गए। Like for me, being a millennial, my son is a Gen Z, and to think that my son's generation is the one that is shaping the country's future is amazing for me, and I think it's breathtaking what they've been able to achieve. तो सर आपको क्या लगता है कि Gen Z should go back to being what they were doing, or no, Gen Z भाई आपका अभी ये काम बना लो, let's make this your mission, let's make this country your responsibility to change? देखो, पहले तो ये है कि जेन ज़ी को जितनी गालियाँ देते थे ये मिलेनियल बैठ के, इनको माफ़ी माँगना चाहिए। Absolutely. सबको, अरे भाई ये नहीं करते, मैं वो भी नहीं करते, मांगता हूँ यार। ऐसे करते, इनसे सबसे माफ़ी माँगना चाहिए। और मुझे क्या लगता है, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब मैं सुनना चाहता हूँ जेन ज़ी को क्या लगता है। क्या बात, अब मैं सुनना चाहता हूँ कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। सुपर। मुझे लगता है कि दे शुड लीड द बैटल नाउ एंड वी शुड कम बैक ऑन द फोरफ्रंट। हमने मतलब फोरफ्रंट हम ऑन द बैक सीट। क्यों? क्योंकि भाई जो हम नहीं कर सकते उन्होंने करके दिखा, और क्या क्रिएटिविटी है भाई, क्या क्रिएटिविटी है, किस तरह से उन्होंने पूरे सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे जो किया, हैट्स ऑफ टू देम। और मेरी बड़ी क्यूरोसिटी बढ़ी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आई शुड एंगेज विद देम, आई शुड लर्न फ्रॉम देम, सो दैट बिकॉज इट हेल्प्स यू इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। लाइक Absolutely. आपके जो वोटर्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनके सोचने का क्या नज़रिया है। और मतलब हम कल ही मैं मेरी वाइफ हम लोग बात कर रहे थे कि यार इन लोगों में ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनको ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का बड़ी पता है। वो क्या बोलते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार हमें किया कैसे। अब जैसे एक लड़की का मुझे कॉल आया, वो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है। अदरवाइज एक क्या न्यू नॉर्मल हो गया है। हम जैसे लोग क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस तो उठा के लेके जाएगी। एक वो नहीं मानते इस चीज़ को। वो कहते हैं नहीं, प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, पुलिस हमको कैसे गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो आइडिया है उनका ऑन देयर ऑन स्पेशली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यार वो बड़ा ही मतलब मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें न्यू नॉर्मल हो गई थी। Hmm. लेकिन वो कैसे आ सकती है, क्या नाम है, 6 बजे के बाद हमारे घर में पुलिस, अगर कोई तो वो उनके भाई आइडियाज बहुत सॉर्टेड हैं। और मुझे लगता है भाई यही जनरेशन जो है आने वाले वक्त में लीड करने वाली है।
Amazing, amazing. Honestly, I'm actually looking forward to it because I was watching. Honestly, सोशल मीडिया पे ज़्यादा देख रहा था. न्यूज़ चैनल्स तो ज़्यादा कवर करते नहीं है सब चीज़ों को. There was this guy called Isaac. I don't know if you're aware of him, but he became very popular. He went from 5,000 followers to like 500,000 followers just in the 26 days of being part of the protest. And bhai, matlab, their way of taking the protest to the streets was something that us millennials had never thought of. Okay, they made it into a let's do it. They had the confidence which I don't think we could have ever mustered up. We were more of the नहीं नहीं गवर्नमेंट क्या बोलेगी अरे कुछ हो गया तो क्या करेंगे. These guys were there and they, हाँ, देखो ऐसा नहीं है कि आंदोलन पहले नहीं हुए हैं, देश के अंदर आंदोलन हुए हैं, चाहे वो सीएनआरसी का आंदोलन आपने देखा हो, किसानों का आंदोलन देखा हो या इससे पहले आपने अन्ना आंदोलन देखा होगा। लेकिन यार इस आंदोलन और उन आंदोलनों में एक फ़र्क क्या था कि कहीं न कहीं इस आंदोलन को अ, आप एज़ अ इंडियन वाली जो यूनिटी है ना, वो आपको दिख के आ रही थी। इसको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत कोशिश की बीजेपी ने बाँटने की, लेकिन बाँट ही नहीं पाया, उनको मिल ही नहीं रहा था। और जो क्रिएटिविटी थी इसमें और जो क्रिएटिव कल्चर को ये आंदोलन रिप्रेज़ेंट कर रहा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। वो हमें कभी नहीं देखने को मिली, जो मीम्स आ रहे थे जो पोस्टर्स पे कंटेंट लिखा होता था, ज़बरदस्त। absolutely, absolutely. So, sir, I want to ask one question. Your wife itself, herself, is from a Bollywood background, and it was very noticeable, especially to people who are on social media, that there was a specific date before which there were very few people who were actually talking about the movement. Sonakshi Sinha, Vishal Dadlani, Raghuram, people were speaking about it, and then all of a sudden, Salman Bhai came and said, Bhai, जाने दो सोनम जी. And then all of a sudden, the entire Bollywood changed its course. So, sir, what do you think happened? नहीं, मुझे क्या लगता है कि देखिए कहीं न कहीं ये जो लोग हैं इनको समझ में आने लगा कि अगर हमने ज़ेन ज़ी के आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, दे विल कम बैक टू अस। वो हमसे हमारी सवाल पिक्चर ही नहीं देखेगी. हमारे हम हमसे सवाल पूछना वो लोग चालू कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मतलब आई एम अगेंस्ट इट कि ये जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं ना, उन पे मतलब उनको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि कोई सेलिब्रिटी ने कुछ बोल दिया तो उसको खूब लोग उसके बारे में बात करते हैं वो, उससे वॉइस मिलती है लेकिन यार जो लोग हैं जो असल में लड़ रहे हैं, उनकी वॉइस को एम्प्लीफाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाहिए, मैं तो नहीं रखता, मैं नहीं रखता। सर आपको क्या लगता है 2019 2029 के अंदर 2029 के अंदर क्या लगता है आपको इंडिया कैसा होने वाला है? Do you think there is going to be a change or do you think it's going to be the new norm that is going to continue? नहीं, नहीं, ये लोगों को जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, उस बुनियाद को तोड़ के उसको खोखला करने की कोशिश की है। आज इतना अनफॉर्च्यूनेट है कि कोई सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा। आज आप देखो ना ईडी जो केसेस करती है अपोज़िशन के ऊपर उसमें कितने लोग जो है कन्विक्ट हो पाते हैं। उनमें कन्विक्शन का रेट देखो। तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत मजबूती से हम लोग लड़ने वाले हैं और आपके माध्यम से मतलब थ्रू योर चैनल एंड प्लेटफ़ॉर्म आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द जेन ज़ीज़ कि आप जाइए या आप आंदोलन हुआ है ना, आप जाइए लोगों के एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट खत्म किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है ना बहुत सारे लोगों को अरे अब आंदोलन खत्म हो गया अब हम क्या करें? बहुत सारी रील्स बन रही हैं। ये सारे काम कीजिए। लोगों के वोट बनवाइए, अपने घर में देखिए सबके का एसआईआर हुआ है नहीं हुआ है, पड़ोस में देखिए, अपनी गली में देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए और जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट किए करें। क्योंकि ये एसआईआर के नाम पे बहुत मतलब होता था ना कि वो बोल रहे हैं ना कि लोग जो है सरकार चुनते हैं। अपना वोट देके। आज सरकार चूज़ कर रही है कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। तो ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। आई एम वेरी होपफुल। हमारे देश की मिट्टी में मोहब्बत कहीं न कहीं की खुशबू है और वो उसको थोड़े वक़्त के लिए उसको कम किया जा सकता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। I'm equally hopeful, sir, because bringing it back to Mumbai real estate, sir, because मैं realtor हूँ, तो मेरा core field के ऊपर आपसे मुझे सवाल पूछना है कि सर एक चीज़ तो है कि there is a lot of discrimination when it comes to religion when it comes to Mumbai real estate.
कितनी बिल्डिंग्स ऐसी होती है जहाँ पे there are certain communities which are allowed and others which are not allowed. Do you think, sir, that is a fair thing, or वो तो संविधान का मतलब एक राइट टू इक्वालिटी का पूरा उल्लंघन है वो। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे इतनी मैं खुद मुसलमान हूँ, मुझे खुद घर मिलने में दिक्कत हुई। जब मैं घर ढूँढ रहा था 3-4 जगह जो है बहुत प्यार से मना कर दिया गया। और मैं क्या, ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। कितने सारे आर्टिकल्स इस पे लिखे जा चुके हैं। so इसके ऊपर there is a RERA guideline also which I've informed people. There is a MOFA Act also. There is a clear act which says, as you said, constitution is there. But unfortunately कोई मायने नहीं रखता है सर, कितना भी आदमी प्रोटेस्ट कर ले वे, the builder lobby is too powerful in Mumbai. What do you think a यार normal person should do? इसमें यार मतलब बिल्डर्स का रहता है। कुछ बिल्डर्स होते हैं जो ऐसे स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बना रहे होते हैं। लेकिन यार ये लोगों के बीच में लोगों का मुद्दा है, ये बिल्डर का सिर्फ मुद्दा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनके यहाँ पर कोई और आके रहे। But don't you think that will create ghettos? जो अमेरिका में हुआ कि ब्लैक कम्युनिटीज है, वाइट कम्युनिटीज है, बीच में कोई नहीं है. अब यही है ना, एक एक शायर है, उसने लिखा था, मैं एक कविता है कि मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। तो उसकी एक लाइन है, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ। आपने देखा होगा ना कि पहले क्या होता है, दंगे होते हैं। दंगे होने के बाद माइनॉरिटी जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं मुसलमान, वो बेचारे एक जगह रहना चालू करते हैं। और घिटोआइजेशन जो है वो एक प्लान्ड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट्स की। अनफॉर्चुनेट है ये, क्योंकि जब आप एक घिटो में रहते हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करना आसान हो जाता है। फिर वहाँ पे सड़कें नहीं होंगी, वहाँ पे बीएमसी ठीक से सफाई नहीं करेगी। फिर वहाँ पे क्या होगा, अच्छे स्कूल मत दो, वहाँ बैंक नहीं होती, घीटों में रहते हो आपको लोन नहीं मिलता। तो और ये जो आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया, एक बड़ी अच्छी किताब है, उसमें है कि भाई अ, और फिर हाँ, क्या होता है ना कि फिर उस एरिया में जब सेल्फ स्टीम नहीं जब लोगों की होती तो क्राइम बढ़ते हैं। फिर उसको आप एक कम्युनिटी से रंग देते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्लान कि लोग अगर घीटों में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही है। वरना एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई एक ही जगह पे रह रहे हो और पॉलिसी लेवल पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, आप कर ही नहीं सकते। Because they've grown up with each other. So, दे हैव ग्रोन अप विद ईच अदर। एक की अगर कोई फैसिलिटी छीनोगे तो दूसरा को भी नुकसान होगा। दूसरा सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है. अब मैं तो ऑनेस्टली वांगचुक जी को ही बोला कि सर अगर आपका सेहत ठीक हो गया हो तो लद्दाख जाने के बदले मुंबई आ जाओ. मैं तो अभिजीत दीपके को भी यही बोलूँगा और आपको भी यही बोलूँगा. मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर ऑनेस्टली आई डील इन रियल एस्टेट एंड आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव एस्पिरेशंस ऑफ ओनिंग होम्स इन मुंबई विच हैज़ बिकम नियरली इम्पॉसिबल. कि आज 30-35 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फुट के ऊपर भाव चालू है घरों का. एंड आदमी की एवरेज सैलरी इतनी नहीं बढ़ी है जितने घर के रेट्स बढ़ गए हैं. तो सर, डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड दे शुड ब्रिंग आउट अ पॉलिसी विच विल मेक थिंग्स मोर अफोर्डेबल. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जब लॉकडाउन आया था तब उद्धव साहब की गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम लाए थे कि आप 50% प्रीमियम्स के ऊपर डिस्काउंट लो और जो घर बेचते हो वो भी आप सस्ते में बेच सकते हो. तो सर, डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन सम वे लाइक नहीं, दैट? 100% मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से ये सरकार जो लैंड के प्लॉट्स बचे भी हैं ना, जहाँ पर जैसे धारावी के नाम पे ये जो कर रहे हैं, मुझे क्या लगता है धारावी की पूरी लैंड को सरकार वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहिए थी उनको, इंस्टीड ऑफ किसी और को देने के लिए, किसी बिल्डर को देने के लिए। जो जगहें आज भी हमारे पास बची है उन पे अफोर्डेबल हाउसिंग बननी चाहिए। वरना आज ये देखो, खासतौर से आप और जो है मुल्कों में या और कंट्रीज में इस तरह अफोर्डेबल हाउसिंग तो उन सरकारों ने काम करना चालू किया है, लेकिन हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा। कोई एक व्यक्ति यहाँ घर नहीं ले सकता। और एक इंजीनियर अगर कोई बेचारा घर लेगा, वो पूरा एक तो 60 साल तक तो उसका लोन रीपे करने में उसका चले जाएगी। एक घर बनाने के लिए उसने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। तो अब मुंबई में जो ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है अब सरकार को स्टेप इन करना चाहिए। वरना जिस तरह से इससे जो है कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है हमारे शहर का, कि हम बोलते हैं ना कि ये मुंबई तो सबकी है। यहाँ पे आदमी 12 रुपए में भी एक बड़ा पाव खा के जीवन में है, और 12
₹1000 का भी जो है यहाँ पे लोग, तो ये मुंबई का कैरेक्टर रहना चाहिए। मुंबई से अगर वो लोग चले गए, यही लोग हैं जो मुंबई को चलाते हैं, Hmm. जिनके बारे में हम बोलते रहते हैं ना, यही लोग Absolutely. हमारे The स्विगी spirit of जोमेटो Mumbai. के या स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स जो है, जो हमें आदत हो गई है ब्लिंकिट के, यही लोग डिलीवर करते हैं, यही लोग सारे काम करते हैं, यही लोग जो है ये घर और बिल्डिंगें, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो बनाते हैं, अगर इनके लिए मुंबई में जगह नहीं रही तो मुंबई कोलैप्स हो जाएगी। Very तो true, सर, sir. द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली स्टेप इन एंड लाइक वर्क टुवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग। So one question that keeps coming up is there is a delimitation bill that is being passed in the parliament, uh, and they need, I think, 600 votes or No, no, they need 560 votes. 2/3 majority. Two They third need majority around चाहिए उनको. 360. So they're still short of a couple of MPs, and a lot of people are saying that this entire movement is a diversion tactic. Do you think that is the case, or do you think? यार देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इसकी कोई भी प्रोसेस क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, वो अभी तक इन्होंने टेबल पे रखा नहीं है। ये कर क्या रहे हैं कि असम के अंदर इन्होंने एक डिलिमिटेशन किया। 2-3 आर्टिकल है, मैं आपको भेजूँगा। इन्होंने क्या किया, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 22 लाख लोग हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 लाख लोग हैं। ये उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, उन बूथ्स को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, जहाँ इनको वोट नहीं मिलता है। इसको जेरीमैंडरिंग कहते हैं। अमेरिका का एक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्री इस तरह से ड्रॉ करना, जिससे इनको फ़ायदा हो। तो ये जो बिल है, ये बहुत ही खतरनाक बिल है, और इन्होंने क्या किया, उसको विमेन रिजर्वेशन के साथ क्लब कर दिया है। झूठे हैं एक नंबर के लोग। विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो गया है। हमारी ये मांग थी कि 500 जो 43 सीटें हैं, इसी पर ही आप 33% वुमेन रिजर्वेशन दे दीजिए। तो जब तक डिलिमिटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इनकी नियत पे हमको पूरी तरीके से शक है, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को जो है वीक कर दिया है। वोट काट वाट के ये अपनी सरकारें बना रहे हैं, वोट चोरी करके ये लोग अपनी सरकारें बना रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है इस बिल का बहुत विरोध होना चाहिए, और जो अनुभव है इनके द्वारा कराए गए डिलिमिटेशन का, वो बहुत खराब है। तो ये मौका इनको दोबारा मिलना नहीं चाहिए। Do you think it will come in place, the delimitation bill, or do you आई think डोंट थिंक इट विल पास। मुझे नहीं लगता। लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। यहाँ से एमपी तोड़, वहां से एमपी तोड़, इसको दो 50 करोड़। अभी देखो ना, यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब के जो है 6 एमपी इन्होंने तोड़े। उधर टीएमसी, आप ये कितना गलत है यार। मतलब टीएमसी के एमपी चुन के आए, टीएमसी के सिंबल पे चुन के आए, ममता बनर्जी की फेस पे, अब उनसे अलग करके उनको अलग ग्रुप बना के इन्होंने एक एनसीपीआई करके पार्टी बना दी। मजाक बना दिया है यार। मैं So कभी कभी सोचता हूँ, don't you think the very simple solution for this, and I might be a very illiterate person when it comes to all of this, but my brain tells me that anyone who decides to defect mid-term from a party should रिजाइन एंड resign and then contest an 100%, election again and then come 100%, up. 100%। देखो, एक लॉ था, इन्होंने जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, उसमें 2/3 का एक क्लॉज है कि अगर कोई 2/3 पार्टी जाना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्टेड लोगों का 2/3 नहीं है, वो लार्जर पॉलिटिकल पार्टी, कार्यकर्ता. उसके कार्यकर्ता, उसके जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स, फिर जो पदाधिकारी हैं, उन सब का से बना के एक फॉर्मूला बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने उसका भी गंदी तरीके से इस्तेमाल कर लिया कि 2/3 आओ और दूसरी पार्टी। आप ये खुद सोचो ना, उद्धव ठाकरे के जी के जो शिवसेना यूबीटी के जो एमपी चुन के आए थे, वो बीजेपी के खिलाफ चुन के आए थे, वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। आज वो कैसे जा सकते हैं वहां पे? आप इन सारी चीजों से ही तो जेन जी चिढ़ गया है। I mean, honestly, for me, the bigger surprise was Raghav Chadda, because ये जो भी बोलो, शिवसेना was still an ideologically Hindutva movement. नो नो, हिंदुत्व But मूवमेंट, बट दिस इलेक्शन hmm, when they come to Mahavikas Aghadi, they fought it against BJP ना, absolutely, they on did. their against the BJP's ideology। Yeah. राघव चड्ढा जैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं अपने कोर वैल्यूज को। अब इनका भी देख लो, ये चुन के किसके सिंबल पे आए? मतलब वैसे तो ये राज्यसभा में नॉमिनेट किसने किया? आपने। अब आप जाके बीजेपी में मर्ज कर गए। क्या आपका धर्म ईमान राजनीति में कुछ बचा नहीं है क्या? So इसीलिए तो इन जैसे लोगों की वजह से यंग जनरेशन को राजनीति से जो है चिढ़ होती है, नफरत होती है।
ये गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं ये लोग। तो सर मैं आपसे, अगर आप एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे यूथ को, जेन जी को स्पेसिफिकली, तो व्हाट वुड दैट मैसेज बी दैट यू वुड वांट ऑल द जेन जी टू हियर फ्रॉम यू? मतलब अभी तो माहौल है, खूब जेनजी की बात हो रही है, और ये आंदोलन जो अभी हुआ उसमें आप लोगों की भूमिका जो है वो सबको हम सलाम करते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई लंबी है। अपनी एनर्जी को, अपने क्रिएटिविटी को आप कांस्टेंट एंगेजमेंट रखिए उसका। आप लोग अगर इकट्ठा होके जो भी करना चाहेंगे आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप लोग उसका पार्ट बनिए। सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं है, राजनीति का पार्टी में सवाल, सही सवाल पूछो। और दूसरा ये है कि खास तौर से मैं मुंबई और महाराष्ट्र के जो जेंजी हैं, या और जहाँ भी प्रदेश में जहाँ एसआईआर चल रहा हो, इलेक्शन कमीशन जो वोट काटने का काम कर रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनको प्रोसेस नहीं पता। अपने इर्द गिर्द उन लोगों की मदद कीजिए, अपने घर में सबके वोट ठीक कराइए। और जब भी कोई ऐसा आपको लगता है मौका कि सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, फिर दोबारा इकट्ठा होकर जो है उसका विरोध कीजिए, सवाल पूछते रहिए। और बाकी मुझे लगता है मुझे आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है, आप हमें भी बताओ कि हम लोग ऐसी कौन-सी चीज़ें करें जिससे जो है जेन ज़ी और हमारे साथ जुड़ सकें। फाद भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत कैंडिड और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रहा आपके साथ में, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैं यही चाहूँगा सर कि आप जो काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मुंबई रियल एस्टेट के अंदर भी हमारी मदद कर ले रहे 100% we'll be in touch, and हैं। I know few people who are housing ministers and all, and यस प्लीज़ सर। मतलब उनका दिल जो है सही जगह पर है। अगर उनसे हम कुछ बात करेंगे या कुछ सजेशन लेंगे तो मुझे लगता है वो करेंगे। तो वील बी इन टच, थैंक यू और सो मच। हाउसिंग के जो भी मुद्दे होंगे आपके साथ जो है उठाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, और जो भी लीगल वेज हैं, जो भी तरीके हैं, हम उसको करने का काम करेंगे। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू थैंक सो यू सो मच फॉर मच। गिविंग योर टाइम।